साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। इस बार होगी बात सुप्रीम कोर्ट के डिजिटल अरेस्ट को लेकर दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश की। बताएंगे कैसे सरकार और सरकारी एजेंसियां लगी हैं देश को और आपको साइबर सुरक्षित करने के लिए, उठा रही हैं क्या कदम। डिजिटल अरेस्ट सबसे बड़ी समस्या है। कुछ लोगों ने तो अपने लाखों करोड़ों रुपए लुटाने के बाद में आत्महत्या तक कर ली है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने CBI को ये भी दिशा निर्देश दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसनेशनल जो साइबर क्राइम है और ख़ास तौर से डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड जो क्राइम है उससे इंटरपोल की मदद भी ली जाए। साइबर अपराध पर करारा प्रहार, डिजिटल अरेस्ट पर अदालत का वार। डिजिटल अरेस्ट की आंच, CBI करेगी जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साइबर सुरक्षा का वीकली डोज साइबर अलर्ट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज कार्यक्रम की शुरुआत उच्चतम न्यायालय के उस आदेश से जो देश में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की गंभीरता को प्रस्तुत करता है। ये वो खबरें हैं जो आए दिन अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच करेगी CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जांच के लिए CBI को अतिरिक्त शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, यानी बैंक खातों की जांच करनी हो या फिर साइबर ठगी के मामलों में बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच करनी हो, स्वतंत्र है इस जांच के लिए CBI। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट रूल्स 2021 के अंतर्गत सभी एजेंसियों को करना होगा CBI का सहयोग। और अगर किसी बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी हुई है तो उस मामले को CBI को प्राथमिकता पर जांच करनी होगी। जिन राज्यों के द्वारा CBI को जांच की अनुमति नहीं दी गई है वे भी IT एक्ट 2021 के अंतर्गत CBI को इजाजत देने को बाध्य होंगे। और इसमें विपक्षी दलों के शासन वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्य भी शामिल हैं। और विदेशों से जो साइबर अपराध संचालित हो रहे हैं उन आकाओं तक पहुंचने के लिए CBI इंटरपोल की मदद ले सकती है। अदालत के निर्देशों से गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, वित्त विभाग सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को अब अवगत कराना होगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऑनलाइन अपराधों से निपटने के लिए क्षेत्रीय और राज्य साइबर अपराध समन्वय केंद्र भी करें स्थापित, ये भी निर्देश दिया है उच्चतम न्यायालय ने। लेकिन साथ ही RBI से भी ये सवाल किया गया है कि साइबर धोखाधड़ी में जो बैंक खातों का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे खातों को फ्रीज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। यहां आपको बता दें कि सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ये सुनिश्चित करे कि देश में जो टेलीकॉम कंपनियां चल रही हैं वो एक यूजर को कई सिम कार्ड्स उपलब्ध ना कराएं ताकि सिम कार्ड्स का उपयोग साइबर अपराधों में ना हो सके। तो इसको लेकर भी नियम बनाने बहुत जरूरी हैं। लेकिन साथ ही बैंकिंग व्यवस्था पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि धोखाधड़ी में संलिप्त होने पर बैंक खातों को फ्रीज करें और धोखेबाजों से जो बैंक अधिकारी मिले हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। यह आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय 3 तरह के साइबर मामलों में सुनवाई कर रहा था जिन्हें अदालत के समक्ष उठाया गया। डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और पार्ट टाइम जॉब स्कैम्स, जिनमें से सबसे पहले अदालत ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर यह अहम निर्देश दिया है। अदालत को CBI ने रिपोर्ट सौंपी थी जिसके अनुसार भारत में साइबर अपराध के पीड़ितों को कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। सच्चाई ये है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अरेस्ट हमेशा फिजिकल होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्देश दिया है CBI को। तो सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है कि वो रिट ज्यूरिसडिक्शन में बिना स्टेट की कंसेंट के यानी कि रजामंदी के भी केस CBI को दे सकता है। CBI की शाखाएं पूरे देश में हैं। सेंट्रल लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा और अपने अपने क्षेत्र में राज्य सरकारों से सूचना लेंगी कि कहाँ कहाँ डिजिटल अरेस्ट हुए और उस क्षेत्र के आधार पर, प्रदेश के आधार पर उनकी तफ्तीश होगी और न्यायोचित कार्रवाई होगी। जो मनी ट्रेल है वो देश की सीमाओं के अंदर तक सीमित नहीं रहता है और कभी कभी मनी ट्रेड विदेशों में भी चला जाता है
तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये भी दिशा निर्देश दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसनेशनल जो साइबर क्राइम है और ख़ास तौर से डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड जो क्राइम है उससे इंटरपोल की मदद भी ली जाए। ये मामला स्वतः संज्ञान में तब आया जब एक दंपत्ति जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि 1 से 16 सितंबर के बीच उन्हें ठगों ने सीबीआई, इंटेलिजेंस ब्यूरो और न्यायपालिका के अधिकारियों के रूप में भेष धरकर 1.5 करोड़ की ठगी का शिकार बना डाला। जरा सोचिए, किसी बुजुर्ग को धोखे में फंसाकर उनकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली जाए। और ऐसे अनेक मामले देश भर से सामने आ रहे थे। इस मामले में भी ठगों ने वही तरीका अपनाया जो हर मामले में अपनाया जाता है, क्योंकि सभी डिजिटल अरेस्ट के मामलों में मोडस ऑपरेंडी यानी बात करके फंसाने का पैटर्न एक जैसा ही होता है। सबसे पहले आपको कॉल की जाती है और ये कॉल में आपको किसी अपराध में संलिप्त बताकर डराया जाता है। यदि आप डर जाते हैं तो फिर वीडियो कॉल पर बुलाया जाता है और वहां से खेल आगे बढ़ता है। विभिन्न जांच एजेंसियों के अधिकारी बनकर ये ठग आपसे बात करते हैं और आपको डराते हैं। फिर कोर्ट के समन्स जैसे कागजात दिखाए जाते हैं। कई मामलों में संलिप्तता भी बताई जाती है, जैसे इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के समन्स इस दंपत्ति को दिखाए गए थे। और उसके बाद आपको डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर खातों की एसेट्स की जानकारी ली जाती है, या फिर वेरिफिकेशन के बहाने से ही आपसे किसी और खाते में पैसे ट्रांसफर करने की मांग की जाती है, ये कहते हुए कि पैसा आपको वापस मिल जाएगा। बहुत से लोगों को सुनकर विश्वास ही नहीं होता कि अरे ऐसा भी होता है, लेकिन ये हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर कई लोग सवाल करते हैं, ऐसे कैसे विश्वास कर लेते हैं लोग सिर्फ एक कॉल पर की गई बात पर, या कागज दिखाए गए जो वो भी कॉल पर। कॉल काटकर पुलिस की मदद क्यों नहीं लेते? झूठे कागज भी तो अपने परिवार को दिखाकर बात करनी चाहिए ना। तो लेते हैं इन सवालों के जवाब। 24 घंटे जब नज़र कैद रहता है, मतलब आप अगर सोते भी हैं तो आपको वीडियो कैमरा ऑन रखना होता है। इसके साथ जो भय और साइकोलॉजिकल एक प्रेशर जो क्रिएट होता है, उसी के चक्कर में विक्टिम है वो और भी आसानी से पैसे देने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरह से ये थोड़ा साइकोलॉजिकली मेंटली एक गेम खेलते हैं आपके साथ, प्रेशर टैक्टिक यूज़ करते हैं और सामने आपको ये लालच दिखाते हैं कि हम आपको इस केस से बाहर निकाल लेंगे अगर आप हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट करें। दरअसल आम जन को कानून और कानूनी संस्थाओं की अधिक जानकारी नहीं होती। उनकी इसी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं ये साइबर अपराधी। इस कॉन्फिडेंस से झूठी कहानी बुनते हैं, बात करते हैं कि आप उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, डर जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। अहमदाबाद की पुलिस ने बताया है कि कैसे एक वृद्ध दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया। इन्हें 13 दिन तक अपने ही घर में फोन पर कैद रखा गया। 80 लाख रुपए उनसे ठगे गए। वैसे इस केस में भारतीयों के साथ साथ ताइवान के नागरिक भी पकड़े गए। इसमें हमने इन्वेस्टिगेट करते करते हमें एक ताइवानी गैंग पकड़ी है। जो 4 लोग हैं यहाँ पे, जो ऑटोमेटेड डार्क रूम नाम की एक जगह है उन्होंने बनाई थी, जिसमें मोबाइल फ़ोन्स हैं। ये सारे इस तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी से रूटेड मोबाइल फ़ोन्स हैं कि जो डमी बैंक अकाउंट्स लोग बनाते हैं और उसमें पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो सारे पैसे यहाँ से ऑटोमेटेड वे में इंडिया के बाहर ट्रांसफ़र हो सके। इस तरह से कि यहाँ पे मैन्युअली कोई बैठता नहीं है, वो सब लोग बाहर आउट ऑफ इंडिया ताइवान में बैठ के इन मोबाइल फ़ोन्स को ऑपरेट करते थे। और इस तरह से पूरा पेमेंट गेटवे सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था और यहाँ से अलग अलग फ्रॉड के पैसे इंडिया से आउट ऑफ इंडिया चाइना और दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर, मेरा आधार, मेरी निजी जानकारी सब तो होती है इनके पास, तभी तो विश्वास हो जाता है। लेकिन जिस तरह हम अधिकतर काम ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारा डेटा कई जगह अवेलेबल होता है। अब कहां से, कब, किस वल्नरेबिलिटी के कारण हमारा डेटा हैक हो रहा है, कह नहीं सकते। यानी आपको मानकर चलना चाहिए कि आपका मोबाइल नंबर, आधार, ईमेल जैसी जानकारी किसी के भी पास हो सकती है या फिर डार्क वेब पर भी अवेलेबल हो सकती है। तो ये ठग आपको अलग अलग तरीकों से टारगेट करते रहेंगे। कभी फेक कॉल, कभी फेक मैसेज या फिर ईमेल में फेक लिंक्स भेजकर। और आप अकेले नहीं हैं। प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों को ऐसे कॉल्स या मैसेजेस इन फ्रॉडस्टर्स के द्वारा आते रहते हैं। और अब तो ये AI का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ही बारी में लाखों लोगों को मैसेजेस भेज देते हैं।
ऐसे में हम आपको कुछ नियम बना लेने चाहिए, जैसे अनजान नंबर से वीडियो कॉल कतई ना लें। अरे किसी को जरूरी हुआ तो मैसेज कर ही लेगा ना। और हाँ, अनजान नंबर से वीडियो कॉल आपको डिस्टर्ब ना करे तो व्हाट्सएप पर आप ये सेटिंग ऑन जरूर कर लें। यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी में जाकर कॉल्स पर जाकर साइलेंस अननोन कॉलर्स इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा। ऐसा करने पर किसी अनजान नंबर से आई कोई भी कॉल बजेगी ही नहीं, तो आप उठाएंगे ही नहीं। हालांकि ये कॉल लॉग में नजर आ जाएगी। बाय द वे, आपने ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया हुआ है ना अपने व्हाट्सएप पर? इसके लिए भी आपको सेटिंग्स में जाना होगा, अकाउंट में जाकर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को टर्न ऑन करना होगा। अपना पिन डाल दें और ये डबल प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा। अगर कोई आपका व्हाट्सएप हैक कर लेता है तो भी वो पिन के बिना लॉगिन कर ही नहीं सकता। है ना काम की बात? तो इसे एक्टिव जरूर कर लें। हेलो, थाने से बोल रहे हैं, तुम्हारे सहायक विकास को गिरफ्तार किया गया है। फकाली बाजार में किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। अरे लड़की ने FIR किया है, आपको उसका कॉपी भेजे हैं, देख लीजिए। फुलेरा का इज्जत बचाना है तो 2 लाख रुपए भेज दीजिए। फोन पर लिंक भेज रहे हैं। भेजे लिंक भेजिए। सुनिए, पैसा ऐसा भेजने की जरूरत नहीं है। आपका विकास तो हमारे साथ है। आ भैया इधर आओ, ये देखिए। विकास तुम लड़का यार क्या कर रहा है? क्या करें? मारने की जरूरत नहीं है, एकदम निर्दोष है वो। तो देवेंद्र सज्जनों, कभी भी किसी पुलिस, CBI या कस्टम अधिकारी के नाम से धमकी भरे कॉल्स अगर आपके पास आए तो डरिएगा बिल्कुल मत। ये जो साइबर अपराधी होते हैं ना, आपको डराने के लिए डिजिटल अरेस्ट का भी ये सहारा ले सकते हैं। आपके डर को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप पर वार। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए 1930-1930 पर कॉल करें, या फिर जो नीचे वेबसाइट दिया है वहां पर आप अपनी शिकायत को दर्ज कर दें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। हम बात कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट की। ये पढ़े लिखे लोगों के साथ भी हो रहा है और हमारे परिवारों के बुजुर्ग वे अधिक वल्नरेबल, असुरक्षित होते हैं, आसानी से इनके निशाने पर आ जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट वास्तविकता में कुछ नहीं होता। ये नाम है धोखे का, क्योंकि सिर्फ साइबर धोखेबाज ही करते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो समझ लीजिए, व्हाट्सएप पर या किसी भी ऐसे ऐप पर ऑनलाइन वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी यानी धोखा, ये सब सुनियोजित होता है। एक ड्रामा, आपको डराने के लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। विश्वास नहीं होता? चलिए आपको इस साइबर अपराधी से ही सुनवाते हैं कि कैसे गढ़ते हैं ये कहानी। ये लड़की खुद कंबोडिया में इन्हीं स्कैमर्स के साथ काम करती थी, और जो आप लोगों को कॉल्स आती हैं, फेक कॉल्स, ये लड़की खुद ऐसी फेक कॉल्स की गवाह है। आप विदेश गए थे, कौन से देश में गए थे आप? दुबई में गए थे। तो दुबई से फिर आप बाहर गए कहीं किसी और देश जी, में? फेनोम-पेन में गए थे। फेनोम-पेन में आप किस लिए गए थे? सर वो एजेंट ने जॉब के लिए लगवाया था। और वहीं से फिर एजेंट के थ्रू आप कंबोडिया गए। आपको वो कहाँ पर लेकर गए आपको? वो मैंगो पार्क में लेके गए, हाँ, जहाँ पे कॉलिंग होती थी डिजिटल अरेस्ट की। डिजिटल अरेस्ट की कॉलिंग। तो वहाँ पर बॉस लोग कौन थे? चाइनीज थे। चाइनीज लोग थे। आप कैसे बात करते थे उनसे? ट्रांसलेटर के द्वारा, जो पाकिस्तानी थे। तो आप किस चीज की कॉलिंग करते थे? और टेलीकॉम डिपार्टमेंट, डिजिटल अरेस्ट। फिर वो और लोग थे वो? लाइन 1 में थे 40 लोग, बाकी लाइन 2 में थे सर। अच्छा। और लाइन 3 में भी थे। लाइन 2 के जो लोग थे वो क्या कॉलिंग करते थे? वो मुंबई पुलिस द्वारा बात करते थे। मुंबई पुलिस बन के? जी। वो कोई यूनिफॉर्म भी पहनते थे? जी सर, वो यूनिफॉर्म पहनते थे मुंबई का, मुंबई पुलिस की। जी। और लाइन 3 में क्या होता था? लाइन 3 में CBI होते थे सर, जो राहुल गुप्ता बोल के बात करते थे। अच्छा। तो वहाँ पर जैसे आपका कॉल सेंटर था, ऐसे और भी कॉल सेंटर थे? जी, वहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर हैं, लगभग 10,000 तक और भी लोग हैं। वो कहाँ के हैं वो 10,000 के लगभग आदमी? इंडिया पाकिस्तान के हैं सर। इंडिया और पाकिस्तान के। वहाँ पे जहाँ पे मैंगो पार्क में आपका ये कॉल सेंटर था,
उसके आसपास की कोई जगह आप बता पाएंगे हमें? जी सर, स्ट्रेटलम था, ताजमहल होटल था, खान डाउन टाउन भी था। अच्छा, खान डाउन टाउन था, ये उसके आसपास की जगह है। आप देश को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? जी सर, बताइए। जो भी इंडिया के लोग हैं जो दुबई और कंबोडिया जाते हैं काम की तलाश में, कोई भी एजेंट के द्वारा, फर्जी एजेंट के द्वारा ना जाए। जो बोलते हैं कि वहाँ जाके कोई कॉलिंग में काम करना है, तो ये फर्जी काम होता है, तो इस द्वारा कोई भी ना जाए। तो जान लीजिए, इस पूरे नेटवर्क के पीछे है विदेशी हाथ, जो साइबर फ्रॉड्स में भारतीयों से करोड़ों रुपए लूटकर साइबर आतंकवाद फैला रहे हैं। ये है ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के परे फैला है। और विभिन्न ठगी के मामलों की जांच करने पर विभिन्न प्रदेशों की पुलिस के हत्थे जो साइबर अपराधी चढ़े हैं, उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भी कहा है कि विदेशों से संचालन करने वालों को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद ले। चंडीगढ़ के इस मामले को देखिए। चंडीगढ़ साइबर क्राइम पुलिस ने एक संगठित गिरोह का पता लगाया जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, हांगकांग, लाओस और म्यांमार से संचालित हो रहे एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और ये मामला इसी वर्ष 11 जुलाई का है, जब चंडीगढ़ की एक वृद्ध महिला को मोबाइल नंबर से कॉल आई। इसके बाद एक और नंबर से व्हाट्सएप की वीडियो कॉल भी की गई और कॉल करने वाला व्यक्ति खुद को सुनील नामक एक फर्जी सीबीआई अधिकारी बता रहा था। फिर झूठा दावा किया गया कि उनके आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर और आईसीआईसीआई बैंक खाता खोला गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल है। विश्वास दिलाने के लिए सरकारी मोहर वाले फर्जी दस्तावेज, नकली बैंक पासबुक तक व्हाट्सएप पर भेजी गई। कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर उनसे पैसे ऐंठ लिए गए और फिर उनके पैसों को सेफ कस्टडी में रखने का भी झांसा दिया। उनकी 1 करोड़ से अधिक जीवन भर की जमा पूंजी अलग अलग खातों में ट्रांसफर करा ली। और जांच से फिर सामने आया इस अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट का सच। अब बताते हैं आपको कि कैसे सीमा पार से इसे दरअसल अंजाम दिया जाता है। विदेशों से आईवीआर यानी ऑटोमेटेड वॉइस सिस्टम से नकली ट्राई, सीबीआई या फेडेक्स का प्रतिनिधि बनकर आपको फेक कॉल्स की जाती हैं, जिन्हें इन सिम बॉक्स के नाम के सेटअप के माध्यम से ही लोकल कॉल्स में बदल दिया जाता है। भारतीयों को कॉल करने के लिए डिन स्टार कंपनी के सिम बॉक्स या चिप्स का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक को समझिए। एक सिम बॉक्स एक दिन में 2 लाख से अधिक आईवीआर कॉल्स कर सकता है। इन बॉक्स में लगाए जाते हैं म्यूल सिम कार्ड्स। एक सिम 1500 से अधिक कॉल्स प्रतिदिन कर सकता है। इस तकनीक से लाखों फर्जी ऑटोमेटेड कॉल्स पूरे भारत में प्रतिदिन की जाती हैं। इसी से जुड़ा है साइबर गुलामी का भी पहलू, जिससे हम आपको साइबर अलर्ट करते रहे हैं। 2022 से 2025 के बीच लगभग 3000 भारतीय नागरिकों को कंबोडिया, लाओस, म्यांमार जैसे देशों से बचाया गया, जहां इन्हें फर्जी नौकरी का झांसा देकर ले जाया गया और फिर भारतीयों को ही टारगेट करने वाले ऑनलाइन स्कैम्स जैसे डिजिटल अरेस्ट करने पर मजबूर किया गया। डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम्स इन्हीं में शामिल हैं। इसी साल नवंबर के महीने में ही 467 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है। तो एक बात याद रखें, पुलिस या सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स विभाग जैसी जांच एजेंसियां वीडियो कॉल नहीं करती, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर नोटिस या समन्स नहीं देती। कोई आपको वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी दे तो समझ जाएं कि ये फ्रॉड है। वैसे अगर आपको भी कई बार कोई फेक कॉल्स आई हैं, तो मतलब आपका नंबर भी कभी कहीं लीक हो चुका है। इन साइबर अपराधियों के निशाने पर यूं तो हम सब हैं। तो सवाल ये है, फिर बचे कैसे? बस एक ही जवाब है इसका, साइबर स्वच्छता यानी साइबर हाइजीन। आपकी गुड साइबर हैबिट्स ही आपको बचा सकती हैं। जैसे सुरक्षित पासवर्ड रखें, पासवर्ड समय समय पर आप बदलते रहें और पासवर्ड जटिल भी होना चाहिए। शॉपिंग पोर्टल्स, बैंकिंग पासवर्ड्स एक जैसे ना रखें, अलग अलग रखें। सोशल मीडिया प्रोफाइल में आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर यूज करनी चाहिए। प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर प्रोफाइल के प्राइवेसी फीचर्स को आप और स्ट्रॉन्ग करें। हर किसी को ये परमिशन ना दें कि वो इन्हें देख सके। किसी भी मैसेज के लिंक्स वेरीफाई किए बिना क्लिक ना करें, चाहे वो जानकार से ही हो। और अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो पता है ना क्या करना है, तुरंत 1930 पर कॉल करें और बिना समय गवाए साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत भी अवश्य दर्ज करें या फिर साइबर थाने में जाकर भी आप शिकायत कर सकते हैं।
तो सतर्कता में ही है समझदारी। कार्यक्रम में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहें साइबर अलर्ट। 20,000 रुपए स्कैम की खुशबू। तुम कौन? मैं वही जो तुम्हें इस स्कैम की रेसिपी बताऊंगा। कैसे? सबसे पहले बारीक कटे छोटे छोटे काम दूंगा, वीडियो देखो, फॉर्म भरो, शुरू में पैसे भी दूंगा। अच्छा। अब डालूंगा लालच का नमक। तुमसे कहूंगा कि एक डिग्री ले लो और ज्यादा कमाई होगी। डिग्री के बदले तुमसे वसूलूंगा मोटा पैसा। डिग्री के बदले में पैसा देने में क्या बुराई है? बुराई मुझ में है दीदी, क्योंकि वो डिग्री होगी जाली, तुम्हारी जेब होगी खाली। मैडम जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर घर बैठे पैसा कमाने का वादा करके पूरा घाटा कर जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद बात ग्रीन अलर्ट की, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं अगर मोबाइल गुम हो गया है तो क्या करें। सबसे पहले FIR दर्ज कराएं, और अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल मिल जाए तो भारत सरकार की संचार साथी की वेबसाइट sancharsati.gov.in पर जाकर ब्लॉक स्टोलन मोबाइल ऑप्शन पर जाएं। यहाँ सारी डिटेल्स दर्ज कराएं, जैसे मोबाइल नंबर, डिवाइस का IMEI नंबर, डिवाइस का ब्रांड, मॉडल नंबर इत्यादि जानकारी के साथ कब कहाँ गुमा और किस थाने में आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई है, ये सारी जानकारी भी यहाँ आपको देनी होगी। शिकायत दर्ज होने के बाद देश भर में अगर कहीं भी ये मोबाइल एक्टिव हो जाता है तो पुलिस के पास इसका अलर्ट पहुँचेगा। मेरठ रेंज में इस तकनीक से इस साल ऐसे 5,000 मोबाइल मिल चुके हैं, और वहीं संचार साथी पोर्टल पर ही 26 लाख से ज्यादा खोए या चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट्स का पता लगाया जा चुका है। मोबाइल मिलने पर आप इसी वेबसाइट पर जाकर मोबाइल अनलॉक के ऑप्शन पर जाकर डिटेल्स भर के अपने मोबाइल फोन को अनलॉक कर यूज कर सकते हैं। तो आज कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि किस तरह से सरकार और विभिन्न एजेंसियां इस पहल में लगी हैं कि हम देश को, देशवासियों को साइबर सुरक्षित बना सके, लेकिन जाहिर है कि इसमें आपका सहयोग भी बहुत जरूरी है। तो जब भी आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो, साइबर धोखाधड़ी, या फिर आपको कोई भी फेक कॉल आए, आप पता है आपको कि ये फेक नंबर से है, तो उस नंबर को रिपोर्ट करें। कोई लिंक फेक है आपके पास, हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले उस लिंक को भी रिपोर्ट करें। संचार साथी ऐप आप ही के लिए काम का रहेगा, लेकिन इस जानकारी को सबके साथ शेयर करें। देश में एक भी व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट में ना फंस पाए, ये प्रयास हम सबको करना होगा। इसलिए इस कार्यक्रम को भी अधिक लोगों के साथ इस जानकारी को साझा अवश्य करें। और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। हमारा ईमेल ID cyberalert.ddnews@gmail.com, और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमारे सारे एपिसोड देख सकते हैं, ताकि आप अपने आप को रख सकें साइबर सेफ। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।